नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त महाराष्ट्र में एक जंग छिड़ी हुई है और कांग्रेस जो जनता ने बीजेपी को, एनडीए को 2024 में जिताया था, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की गई। और अब उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया और बड़े सधे अंदाज में जवाब देते हुए कहा है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। बाकी आगे भी बहुत बात कही और आंकड़ों के साथ जवाब दिया है। राहुल गांधी भी तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन साइलेंट क्यों है। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। अनुपम जी, जिस तरीके से ये लड़ाई अभी से नहीं, जब से 2024 में रिजल्ट आए तब से शुरू हुई है, क्या है इस लड़ाई में? क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या वाकई में जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए रोहित, सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है उसके पीछे थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। राहुल गांधी को कैसे एक वोटर आईडी बनता है। आपने भी वोटर आईडी कार्ड बनवाया होगा, मैंने भी बनवाया है। तो मैंने अपना जो वोटर आईडी कार्ड बनवाया था उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आज सुबह आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और आज सुबह आपकी नींद खुली और आप नींद खुलते ही पहुँच गए कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर दो, हमारा 18 साल हो चुका है, तो क्या आपका नाम ऐड हो जाता है? मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या नाम ऐड हो जाता है? वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? पूरा प्रोसेस है, उसका वेरिफिकेशन होता है और कोई एक दिन में अब नहीं होता है। आपको वोटर लिस्ट बनाने से पहले अपने फैमिली के बारे में बताना पड़ता है, अपने माता पिता का नाम बताना पड़ता है, राशन कार्ड ले जाइए, हाँ, सरकार से कोई सुविधा ले रहे हैं तो वो दीजिए, आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। एक न्यूज़ एजेंसी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, उस न्यूज़ एजेंसी ने एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की जो नागपुर साउथ वेस्ट सीट है, उनकी जो अपनी सीट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वहाँ पर अचानक 4 से 5% वोटर्स बढ़ गए, जो सरप्राइजिंग था। और ये वोटर चुनाव से पहले 5 महीनों के भीतर बढ़े। मतलब विधानसभा का जो चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, उस चुनाव के 5 महीने के भीतर बढ़े थे, यानी वोटिंग करने से 5 महीने के पहले ये बढ़े। अब जो उनका कहना है कि हमने जब इनके बारे में चेक किया उस न्यूज़ एजेंसी, तो आपने जो वो न्यूज़ एजेंसी है वो ये कह रही है कि ये जो 4-5% वोटर्स जो बढ़े, जो सरप्राइजिंग था, इनके बारे में हमने डिटेल्स निकाली। तो जब डिटेल्स निकाली तो हमें उनका एड्रेस नहीं मिला। बात समझिएगा, आप पॉइंट नोट करिएगा। उनका एड्रेस नहीं मिला, उनका कोई अता पता, मतलब कहाँ के वो रहने वाले हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और वो कह रहा है कि करीब 70% बूथों पर, मतलब देवेंद्र फडणवीस के इलाके में करीब 70% बूथों पर 4% तक वोटर्स बढ़ गए थे। ठीक, तो मैं ये आर्टिकल लिखने वाले से या आपसे ही, मैं आपके थ्रू भी, ये आपका भी एक्सपीरियंस है तो अब 2 लोगों का एक्सपीरियंस मैं अपने दर्शकों को शेयर करता हूँ। तो जो वोटर लिस्ट बनता है या वोटर आईडी कार्ड बनता है, उसके लिए भी हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया होगा, तभी तो इनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा। तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना डॉक्यूमेंट दिए ही वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया? ठीक है, पहली चीज। अब यहां पर आते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पे आए उससे पहले एक दो राज्यों की बात। एक तो महाराष्ट्र की, ये कांग्रेस आरोप लगा रही कि वहां पर इन्होंने वोटर बढ़वा लिए 4-5 महीने पहले। दूसरी तरफ भी दिल्ली में जब चुनाव हुए इसी साल, तो जब बीजेपी ने उन लोगों को खोजना शुरू किया और नाम कटवाए कि ये लोग बाहर से लाकर बसाए गए हैं, तब यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि देखिए किस तरीके से ये हनन कर रहे हैं अधिकार का। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अब आपको बताता हूं मैं इसके, ये भी थोड़ा सा समझिए। दिल्ली में ऐसे कई वोटर्स मिले, मेरे ख्याल में 40-45 हजार के आसपास थे, उनके नंबर्स थे। तो उनका ये कहना था कि ये वोटर्स बाहर से आए हुए हैं, इनका कोई कुछ भी नहीं था, इनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया गया। बीजेपी ने जब उनके एड्रेस का वेरिफिकेशन किया, ये बाकी चीजें की, तो पता चला बीजेपी ही नहीं बल्कि सरकार ने किया। अब वोटर देखिए क्या होता है कि चुनाव अधिकारी होता है, चुनाव अधिकारी जो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो होता है चुनाव अधिकारी। उसका काम ये होता है कि वो पूरा मॉनिटर करता है इन चीज़ों को।
वो उसके मातहत जितने भी होते हैं, जैसे एसडीओ होता है, एसडीएम होता है, उनके मातहत इनका बार बार वेरीफाई करना, और एसडीएम के नीचे फिर बीडीओ होता है। तो उसका उन सब का काम यही होता है, मतलब बीडीओ का मतलब कि ब्लॉक लेवल तक उसको वेरीफाई किया जाता है ठीक, और तब उसे पब्लिश किया जाता है। तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अपडेट किया जाता रहता है, मतलब सब कोई अपडेट करता है कि बिल्कुल वक्त वक्त पे अपडेट चीजें राहुल होती गांधी, हैं। मैं आता हूं उस सवाल पर जी, राहुल गांधी ने ये कुछ पिछले महीने भी ये सवाल उठाया था महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को लेकर, जो सरप्राइजिंग रूप से ये जो वोटर्स पढ़े थे उस पर देखिए, और उससे पहले उन्होंने जो वोटिंग वोट पोल हुए थे उसको लेकर सवाल उठाया। तो ऐसा है, राहुल गांधी को अपनी हार, मतलब अब जो उस समय भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया, अभी भी चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है, तो राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की ये हार पच नहीं पा रही है। ठीक, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर ये तुलना करेंगे तो जो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को कम सीटें आई थी, उस समय भी वोटर बढ़े थे। तो क्या कांग्रेस या राहुल गांधी आकर ये कहेंगे कि हमने भी ऐसा किया? अगर ये, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत है सरकार की। आपके टाइम में वोटर बढ़ जाए, मतलब देखिए, एक पत्रकार के नजरिए से कह रहा हूं कि गेम सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो उस गेम में जब लोकसभा चुनाव से पहले वोटर्स बढ़े, तो वो वोटर्स बढ़ना ठीक था, कांग्रेस की फेवर में था, क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र में नतीजे कांग्रेस के फेवर वाले थे लोकसभा चुनाव में। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ चले गए, तो वहां पर ये गलत हो गया। चुनाव आयोग ने बाकायदा इसका जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि देखिए, वोटर सर्वे जो होता है वो एक साल में करीब करीब 2 बार होता है, मतलब हर 6 महीने पर वोटर सर्वे होता है। ठीक, इसके अलावा उस साल अगर कोई चुनाव हो रहा होता है तो वोटर सर्वे होता है। ठीक, समझ गए आप? 2024, अब मैं आप ही से इसका जवाब चाहता हूं, 2024 में महाराष्ट्र में कितनी बार वोट डाला गया? बिल्कुल 2 बार हुए, लोकसभा और एक विधानसभा के। तो जाहिर सी बात है कि दोनों टाइम सर्वे हुआ होगा, और जो हर 6 महीने पर सर्वे होता है वो भी हुआ होगा। यानी उस साल महाराष्ट्र में कितनी बार सर्वे हुआ होगा? 2 बार, मिनिमम तो 2 बार, 4 बार कुल। हाँ, जो 6 महीने पर होता है वो तो हुआ ही, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन से पहले भी हुआ, और लोकसभा इलेक्शन से पहले भी हुआ, और विधानसभा इलेक्शन से पहले भी हुआ। तो इस हिसाब से अगर मतलब मैं ये आपको आकलन बता रहा हूं, तो इस हिसाब से 4 बार सर्वे हुआ होगा। तो 4 बार सर्वे के हिसाब से जाहिर सी बात है, कई बार सर्वे ऐसे वक्त में हो जाता है, जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। आपको पता है मैं बिहार का रहने वाला हूं। इस वक्त गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार से, जो दिल्ली में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं, वो वापस बिहार चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कि इस बिहार में इस साल इलेक्शन है और अभी अगर वहां वोटर सर्वे चल रहा हो, तो वहां रहने वाला व्यक्ति कहां पाया जाएगा? बिहार में पाया जाएगा। बिल्कुल। फिर वो वहां पर दर्ज होगा, 2 महीने बाद वापस आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए, मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि हो सकता है ये सर्वे ऐसे वक्त में हो गया हो जब छुट्टियां चल रही हो या कुछ भी। और वैसे महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र से बाहर बहुत कम ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए ये जांच का विषय, अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं लोकतांत्रिक देश में, लेकिन 2-3 बातें। एक, सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन की मिली भगत, दूसरी बात ये वोट की चोरी है, गड़बड़ियां हैं। मैं सबसे गंभीर बात कहता हूं, आप आज की तारीख में अपने सोशल मीडिया पर जाकर लिख दीजिए कि चुनाव आयोग अचानक, या चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है और अचानक इस सीट पर उसने 20 से 50% वोटर्स बढ़वा दिए, आपके खिलाफ फौरन एक्शन होगा। बिल्कुल, उठा लिया जाएगा। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं पहले वो देखिए। वो कह रहे हैं, इस जो रिपोर्ट मैंने बताई उस रिपोर्ट का हवाला देकर, कि कुछ बूथ ऐसे थे जहां 20 से 50% तक सर्च देखा गया। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये सीधा मतलब कि चुनाव आयोग कुछ है नहीं, और बाहर वो जाते हैं तो भी तब भी वो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, बाहर वो जाते हैं तब भी वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। बहुत दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और ये चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने का जो ट्रेंड शुरू हुआ वो 2014 के बाद से ही हुआ। उसके पहले कोई भी ट्रेंड ऐसा नहीं चलता था। बिल्कुल। और सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं, जितने भी
हमारे देश में ऑटोनोमस जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर ऑटोनोमस संस्थाएं, संस्थाएं नहीं, ऑटोनोमस संस्थाएं जो स्वायत्त हैं, जो सरकार के वश में नहीं है, जैसे कि सीबीआई, जैसे कि ईडी, जैसे कि इनकम टैक्स, सब पर सवाल मानते हैं ना कि ये सब स्वायत्त हैं। वैसी संस्थाओं के खिलाफ भी दुष्प्रचार करना 2014 के बाद से शुरू हुआ, देश से लेकर विदेश तक। जबकि आपको पता है सीबीआई पिजड़े का तोता है, ये 2014 के बाद नहीं कहा गया, 2014 के पहले कहा गया था, ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बाकी देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट आपको एक बार दिखा देते हैं। उन्होंने विस्तार से बहुत चीजें बताई हैं, फिर एक टिप्पणी उस पर भी लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट किया और उन्होंने रिप्लाई करते हुए उस पर लिखा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो राहुल गांधी। माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से ज्यादा मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े और कई जगह कांग्रेस जीती। मेरे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से लगे पश्चिम नागपुर चुनाव क्षेत्र में 7% मतदाता 27,065 बढ़े और वहां कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे चुनाव जीते। उत्तर नागपुर में 7% मतदाता बढ़े, कुल मिलाकर 29,348 मतदाता बढ़े और कांग्रेस से नितिन राउत वहां जीते। पुणे जिले के वडगांव शेरी में 10% मतदाता बढ़े, कुल 50,911 मतदाता बढ़े और शरद पवार गुट के बापू साहेब पठारे जीते जो कि कांग्रेस के गठबंधन के साथ थे। मलाड पश्चिम में 11% यानी 38,625 मतदाता बढ़े और कांग्रेस पार्टी के असलम शेख जीते। मुम्बरा में 9% यानी 46,041 मतदाता बढ़े और शरद पवार गुट के जितेंद्र आहवाड़ जीते। सहयोगी दलों से भले ही नहीं लेकिन अपनी ही पार्टी के असलम शेख, विकास ठाकरे, नितिन राउत जैसे पुराने सहयोगियों से इस ट्वीट के पहले एक बार बात कर लेते तो अच्छा रहता। कम से कम कांग्रेस में संवाद के अभाव का इतना बुरा प्रदर्शन ना देखने को मिलता। ये जो अनुपम जी तमाम सीटें गिना दी देवेंद्र फडणवीस ने, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट भी तो जीते हैं, देखिए वो क्यों नहीं दिख रहा है? उन्होंने बाकायदा सीट भी बताया, तो ये तो राहुल गांधी के लिए और आसान हो गया और उस टीम के लिए भी जो ये फर्जी रिसर्च करके पब्लिश करके मतलब एक वेल एस्टैब्लिश सरकार को और हमारे देश की एक ऑटोनोमस बॉडी को बदनाम कर रही है। और मुझे ये लगता है कि चुनाव आयोग को भी जैसे आदत हो गई है बदनामी झेलने की, वो पता नहीं एक्शन क्यों नहीं लेता है इन सब चीज़ों पे। देखिए उनके ऊपर यानी फडणवीस की सीट पर जब सवाल खड़ा किया गया तो नागपुर नॉर्थ नागपुर वहाँ से भी, वडगांव शेरी वहाँ पर भी, मलाड वेस्ट वहाँ पर भी सवाल उठना चाहिए, मुम्बरा वहाँ से भी सवाल उठना चाहिए, जिसका जिक्र किया है देवेंद्र फडणवीस ने। और अगर देवेंद्र फडणवीस की सीट पर 5% से 8% तक बढ़ोतरी हुई तो बाकी जगहों पर तो 9% तक की बढ़ोतरी, 50,000 वोटर बढ़ गए। हाँ, मुम्बरा में 9% की बढ़ोतरी हुई, वडगांव शहर में 10% की बढ़ोतरी हुई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शायद राहुल गांधी को, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के सलाहकार बड़े अव्वल दर्जे के हैं। वो जाहिर सी बात है वो भारतीय सलाहकार तो नहीं होंगे, वो ज़रूर इंग्लैंड फिनलैंड या फिर कहीं से पढ़कर आए होंगे, तो शायद हम उनकी भाषा नहीं समझ पाए, या राहुल गांधी जो समझाना चाहते हैं वो आज तक देश को ही नहीं समझा पाए हैं। तो एक नेता विपक्ष को थोड़ा और गंभीरता दिखानी चाहिए थी। अब देखिए मैं होता नहीं हूँ, वैसे मेरा कोई अनुभव भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि जो मैं राहुल गांधी को सलाह दे सकूँ, लेकिन राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अपनी पॉलिटिक्स से जो उनकी दादी की जो छवि थी उस छवि को भी बड़ा मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। थोड़ा वो और रिसर्च करें, अपनी टीम को बोले कि थोड़ा और रिसर्च करके हमारे ट्वीट्स लिखा करो, तो ये ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल। बाकी जिस तरीके से राहुल गांधी देवेंद्र फडणवीस को घेरने चले थे, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे थे, उल्टा भारी उन्हीं पर पड़ गया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़ों के साथ बता दिया कि आपके कैंडिडेट कैसे जीते हैं, कांग्रेस और आपके गठबंधन वाले कैसे जीते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एनएफ न्यूज़ पर आपको देश और दुनिया की हर एक अपडेट मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।